Hello aspirants, welcome to all of you in PCS Warzone initiative of UPSC Prelims 2025 GS Paper 1 analysis. Today we are going to do from questions 31 to 60 in this analysis, as we have previously done from question number 1 to 30. We hope you already watched that video, and if you haven't watched that video, go and watch the video so that you can properly analyze what the UKPSC prelims 2025 question paper analysis shows you about the future prelims paper of UKPSC 2026 and what will be the trend in the next paper of UKPSC. तो जैसा कि आप लोगों ने अब तक हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख ही लिया होगा, और अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो जाइए और उन्हें वॉच कीजिए. आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि UKPSC ने किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में, और अब 2026 प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए. और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको हर PDF और वीडियो में QR कोड दे दिया जाएगा. अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से उसे स्कैन कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा. वहाँ पे भी जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के आज का UKPSC प्रीलिम्स पेपर 2025 एनालिसिस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 टू 60 स्टार्ट करते हैं. चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 था. In March 2025, the Indian government announced the merger of how many regional rural banks RRBs under the One State One RRB initiative. तो ये जैसा कि क्वेश्चन से ही दिख रहा है कि ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और इकोनॉमी से रिलेटेड था, तो इसका आंसर 26 था. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ये देख लीजिए, उस टाइम 2025 में जो ये UKPSC का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था ये जून में हुआ था आई थिंक. एंड अब आप इसे देख लीजिए कि अगर जून में पेपर हुआ है तो इन्होंने करंट अफेयर्स मार्च तक की पूछ रखी है इसमें. तो यानी कि अगर जून में पेपर हुआ है तो इन्होंने मार्च अप्रैल तक की करंट अफेयर्स पूछ रखी है. तो दैट मीन्स कि अगर अब आपका पेपर जैसा इन्होंने कहा है अक्टूबर में होगा, तो आप ये मान के चलिए कि आपको अगस्त तक का बहुत अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स करके जाना पड़ेगा फ्रॉम जनवरी टू अगस्त. ठीक है ना, आपको जनवरी टू अगस्त तक का ये 6-7 महीनों का बहुत अच्छी तरीके से करंट अफेयर्स करके जाना पड़ेगा. चलिए दूसरा क्वेश्चन था, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32. अ की फोकस ऑफ विकसित भारत यात्रा इज टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेट एक्सेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था. ठीक है ना, गवर्नेंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, और ये आपका पिब और करंट अफेयर्स वाले सोर्स से लिया गया था. इसका आंसर आप ये दे सकते हैं, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स से रिलेटेड था ये विकसित भारत यात्रा का. चलिए अब आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इज आर करेक्ट. तो यहाँ पे ये दे रखा है, habitat loss and fragmentation are the most important causes. Human activities led to over exploitation of natural resources. दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही है. ठीक है ना, ये तो पढ़ के ही एकदम पता चल रहा है. तो ये NCERT बायोलॉजी में से पूछा गया था और इसके दोनों ही राइट थे. तो ये आपका इकोलॉजी में से एक क्वेश्चन आ गया है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखिए. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स में बी इंड्यूस्ड by physical, chemical or biological agents are called carcinogens. ये भी NCERT बायोलॉजी का था. ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था कि जब वो
नॉर्मल सेल्स कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स में आपके तब्दील हो जाते हैं, और उसके लिए जो फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं वो फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल और बायोलॉजिकल कुछ भी हो सकते हैं, तो वो कार्सिनोजेंस कहलाते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स, सही है बिल्कुल। ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये भी बिल्कुल सही है। प्लूम्यूल रूट टिप, ये आपका गलत है। ये प्लूम्यूल रूट टिप नहीं होता, ये शूट टिप में होता है। एम्ब्रियो सैक को फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो ये भी कितना बेसिक सा है। जैसा मैंने आपको बताया कि चाहे आप यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको एनसीईआरटी का बेसिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। 10th क्लास तक तो संपूर्ण पढ़ना पड़ेगा, और 11th और 12th की बायोलॉजी आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ के जाने पड़ेंगे जो ये पूछते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पूछा था जो करेक्टली मैच नहीं है, प्लूम्यूल रूट टिप नहीं, शूट टिप होता है। उसके बाद देखिए, विच सिंगापुर बेस्ड स्टूडेंट वॉन द ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज अवार्ड इन अप्रैल 2025 फॉर द वर्क इन मैकेनोजेनेटिक सेल्युलर इंजीनियरिंग? ये जैस्मिन इयाल हैं, और ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर से लिया गया क्वेश्चन। देख लीजिए, अप्रैल तक की करंट अफेयर्स इन्होंने पूछ रखी है। दैट मीन्स कि वही कि अगर आपका अक्टूबर में यूकेपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स होने वाला है, तो आपको अगस्त तक करंट अफेयर्स अच्छी तरह करके जानी पड़ेगी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स? ये दिया हुआ है और आंसर आपका ये है। दैट मीन्स कि इंडोनेशिया उस टाइम नहीं था, अब इंडोनेशिया भी है, इसने बाद में ज्वाइन किया था ब्रिक्स को, लेकिन जिस टाइम ये पेपर फ्रेम किया गया था और जिस टाइम ये यूकेपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम तक इंडोनेशिया इसका मेंबर नहीं बना था, तो इसलिए उस हिसाब से इंडोनेशिया इसमें कटअप किया गया है। चलिए आगे देखिए, इन जनवरी 2025 द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स अपील्ड फॉर हाउ मच फंडिंग टू सपोर्ट ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड? तो इसका आंसर है $400 मिलियन। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो ये आपको फंडिंग किसने कितनी की है ये भी पता होनी चाहिए। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजी लॉकर सर्विस? ये तो इसे कोई भी कर देता, ठीक है ना। प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, ये सभी यूज करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 40, द यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड द ईयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच साइंटिफिक फील्ड? ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, सबको पता होगा। क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए डेजिग्नेट किया था उसने ईयर 2025 को। ऐसे ही आपको ईयर 2026 का पता होना चाहिए इसे किस लिए डेजिग्नेट किया गया है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बेस्ड ऑन पेशेंट्स जेनेटिक मेकअप? क्रिस्पर, ठीक है ना। क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है आई थिंक शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, तो SPR होता है, और CRI से आपका होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट प्लान, कुछ समथिंग ऐसे ही है, और रिपीट्स, तो ये उससे रिलेटेड है, ये आप समझ लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट उत्तराखंड फर्स्ट नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी फॉर सेमीकंडक्टर रिसर्च सेटअप बाय IIT रुड़की? इन्होंने पूछा कौन सा इस बारे में गलत है, तो उसका सही आंसर था इट कम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट समुद्रयान मिशन। नहीं, इसका समुद्रयान मिशन से कोई लेना देना नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी है, तो ये एक आप कॉमन सेंस से इसका आंसर कर सकते थे कि इट कॉम्प्लीमेंट गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर मिशन, इट कॉम्प्लीमेंट गवर्नमेंट नैनो मिशन, इट सपोर्ट्स रिसर्च इन क्वांटम मिशन। तो समुद्रयान मिशन का तो इसका वैसे ही कोई कॉमन सेंस से आप इसका आंसर निकाल सकते थे। ये भी करंट अफेयर्स का ही है। उसके बाद क्वेश्चन 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द इवेंट सूर्य देवी भूमि चैलेंज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी एंड द उत्तराखंड गवर्नमेंट? इनकरेक्ट पूछा है। इट इंक्लूडेड 37 किलोमीटर इंटेंस ट्रेल रन, वहाँ पे ये कोई ऑप्शन होगा तो यही इनकरेक्ट दिया हुआ था कि वहाँ पे 36 किलोमीटर का ट्रेल रन करना था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। वहाँ पे जो बाकी ऑप्शन थे वो सही थे, ये इनकरेक्ट बताना था तो वो यही था कि इट इंक्लूडेड 37 किलोमीटर इंटेंस ट्रेल रन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, व्हाट इज द टाइटल ऑफ पोप फ्रांसिस ऑटोबायोग्राफी रिलीज्ड इन जनवरी 2025? देख लिया ना आपने,
कि अगर जून में पेपर हुआ है तो जनवरी से लेके अप्रैल तक का उन्होंने पूरा पूछ रखा है, ठीक है ना। तो वही आ गया कि अक्टूबर है, तो आप मान के चलिए कि जनवरी से लेके आपको अगस्त तक बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। तो इसका नाम होप था, ये भी करंट अफेयर्स का ही था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 45, विच इंटरनेशनल समिट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड इन बैंकॉक इन अप्रैल 2025? बिम्स्टेक समिट किया था, आपको समिट सारे याद होने चाहिए। उसके बाद विच हिस्टोरिक साइट इन जमाइका फेस थ्रेट्स फ्रॉम कोस्टल इरोजन एंड स्टॉर्म सर्जेस प्रॉम्प्टिंग यूनेस्को टू लॉन्च अ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन अर्ली 2025? तो ये आपका पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल था। करंट अफेयर्स 2025 से आया हुआ था ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड अबाउट फेस्टिवल्स एग्जीबिशंस एक्सपोज हेल्ड इन उत्तराखंड? तो ये जो आपका ये इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून दिया हुआ है ये गलत है, ठीक है ना। बाकी ये इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल ऋषिकेश में होता है, टिहरी लेक फेस्टिवल टिहरी में होता है, CII उत्तराखंड इंडस्ट्रियल समिट एंड एक्सपो हरिद्वार में होता है, लेकिन आपका कोई इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून में नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 48, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 38 नेशनल गेम्स इन उत्तराखंड, पिछले साल हुए थे उत्तराखंड में, तो आपको ये बताना है कि इंडिया इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू होस्ट डैश ओलंपिक्स इंडिया 2026 का होस्ट करने की तैयारी में है, ठीक है ना, ये बताना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय पुष्पेश पंत? ये उत्तराखंड की एक फेमस हस्ती हैं, तो उनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था कि तो इनमें से पूछा था कि इनमें से कौन सी बुक्स उन्होंने पुष्पेश पंत जी ने नहीं लिखी है, तो उसमें था विक्ट्री मंत्रा, द लीडर पार्ट टू सक्सेस, बाकी लज्जतनामा, हिमालय के बर्फ और फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड, ये सब पुष्पेश पंत जी ने ही लिखे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि बुक्स, ऑथर्स, उत्तराखंड पर्सनैलिटीज़, इन्हें आपस में इंटरकनेक्टेड करके आपको उत्तराखंड जीके को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, वेयर वॉज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 38 नेशनल गेम्स हेल्ड? कहाँ पे हुई थी? राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में जो है वहाँ पे हुई थी क्लोजिंग सेरेमनी, नॉट ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है ना। उन्होंने पूछा क्लोजिंग सेरेमनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द सिल्कियारा टनल, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा, स्पेनिंग डैश इज एक्सपेक्टेड टू शॉर्टन द डिस्टेंस बिटवीन गंगोत्री एंड यमुनोत्री बाय मोर देन 20 किलोमीटर, ठीक है ना। तो सिल्कियारा टनल स्पेनिंग जो कितने स्पेन कर रहा है? 4.531 किलोमीटर, ठीक है ना। वो गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच में 20 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कम कर देगा, ठीक है ना, शॉर्ट कर देगा डिस्टेंस को। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज आर लोकेटेड इन उत्तराखंड? तो आपकी एक तो वैली ऑफ फ्लावर्स है और एक आपकी नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये तो देखते ही आप आराम से कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड इन 2025 फॉर सोशल वर्क फ्रॉम उत्तराखंड? तो ये आपके श्रीमती राधा बहिन भट्ट थी, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पद्मश्री उत्तराखंड से किसको मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन उत्तराखंड, ठीक है ना। तो जो इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है ना, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI ये सबको पता है, और डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च हल्द्वानी में है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये देहरादून में नहीं है, ठीक है ना, ये आपका गलत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55, मैच द फॉलोइंग बायोग्राफीज विद देयर ऑथर्स, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर्स को उनकी बायोग्राफीज से मैच करना था, वहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए होंगे, तो वहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो था C, A का 3, B का 1, C का 2, D का 4, ठीक है ना। ये आपका एंशिएंट और मीडियम हिस्ट्री से आया हुआ था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वर रिटन बाय अमीर खुसरो? तो अमीर खुसरो ने कौन कौन सी बुकें लिखी थी? वहाँ पे वो ऑप्शन में थे, जो 1, 3 और 4 ऑप्शन थे वो थे, ठीक है ना। ये नॉर्मल आपके जर्नल एक मीडियम हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57, द सेपरेट डिपार्टमेंट दीवाने आमिर कोही फॉर एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये सबको पता है, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद हु वाज पॉपुलरली नोन एज तोते हिंद, ये भी सबको पता है, अमीर खुसरो। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 59 है, अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगानी है आपको, ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। पहले आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गया, फिर आपका बैटल ऑफ खानवा हो गया, फिर बैटल ऑफ चंदेरी हो गया, और लास्ट में आई थी आपकी बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है ना। ये भी नॉर्मल NCERT का क्वेश्चन है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग वर फेमस पेंटर्स इन जहांगीर स्कूल? तो जहांगीर के अगर आपको पेंटर याद हैं तो आप बहुत आसानी से इसे कर लेंगे। एक मनोहर थे, एक मंसूर थे, और एक बिशन दास थे। बसावन इनके नहीं थे, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये इनके नहीं थे। बाकी मनोहर,
बिशन दास और मंसूर, ये जहांगीर की कोर्ट के फेमस पेंटर्स थे। ये भी एनसीईआरटी का फाइन आर्ट्स मिडिवल हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है। तो ये आज क्वेश्चन नंबर 31 to 60 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब ज़रा सा इसका एनालिसिस करते हैं। जैसा आपको पता ही चल गया होगा कि अगर आप देखें तो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, गवर्नेंस से, एनवायरनमेंट से, बायोलॉजी से। बायोलॉजी का काफ़ी अच्छा वो रहा, ठीक है ना, बायोलॉजी का आपको वो याद रखना है। और आप चाहे बायोलॉजी ले लीजिए, ठीक है ना, आप चाहे बायोलॉजी ले लीजिए, एनसीईआरटी, ठीक है ना, आप चाहे हिस्ट्री ले लीजिए, हिस्ट्री में कुछ भी हो, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वही है आपकी। एनसीईआरटी आप चाहे, और एक यूके जीके, ठीक है ना, यूके जीके आपको उनके इंस्टीट्यूशंस याद होने चाहिए। फिर आपको उनके इंस्टीट्यूशंस के अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट जो कल्चरल इवेंट्स हुई हैं, ठीक है ना, राज्य में पिछले 1 साल में। उसके बाद आपको वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की इकोलॉजी, ठीक है ना, वहाँ की हेरिटेज साइट्स, ये सब आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के ये है कि आपको उत्तराखंड जीके तो बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। अगर आप उत्तराखंड जीके नहीं कर रहे हैं तो आप फिर इस एग्ज़ाम को देने के बारे में भूल जाइए, आप इसका फॉर्म में मत भरिएगा। क्योंकि अगर आप उत्तराखंड जीके पे अच्छी पकड़ उसे प्रिपेयर करके कर पाएंगे तो ही आप इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे, इसी कट ऑफ के पास पहुंच पाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, फिर आप इस पेपर को भूल जाइए। आपको उत्तराखंड जीके को बहुत अच्छे तरीके से करके जाना पड़ेगा। जैसा कि आपने अब तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक एनालिसिस किया, उसमें देखा होगा कि उत्तराखंड जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। करंट अफेयर्स फिर मैं बता रहा हूँ, वही आपको जनवरी से लेके अगस्त तक का बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, और वो भी आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूज़ रही हैं, और उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जो रिलेटेड न्यूज़ रही हैं, वो सब आपको करनी पड़ेगी बहुत अच्छी तरीके से। रिवाइज करिए एनसीईआरटी बायोलॉजी को, क्लास 11th और 12th के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स जो जिस हिसाब से पेपर में पूछे गए हैं उन चैप्टर्स को, और 10th तक तो आपको पूरा ही सब कुछ करना पड़ेगा। बेसिक एनवायरनमेंट और इकोलॉजी कीजिए एनसीईआरटी से। मंथली करंट अफेयर्स सेलेक्टिवली पढ़िए, गवर्नमेंट स्कीम्स, उनकी रिपोर्ट्स, पॉलिसी इनिशिएटिव्स पढ़िए, और स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपको याद होनी चाहिए, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। डिजिटल गवर्नेंस पे आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको मतलब यही सब कुछ है कि आपको एक तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, जो हम आपको कराएंगे भी, और उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन है, बजट अनाउंसमेंट हैं, उनकी जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं, वो आपको रेगुलर ट्रैक करनी होंगी अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये है कि उत्तराखंड के करंट अफेयर्स और जीके का बहुत बड़ा वेटेज रहा है। अगर पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आज तक 60 तक के क्वेश्चनों को आप एनालिसिस कर लें, ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, और इसी हिसाब से हम आपको इसकी तैयारी भी कराएंगे। उसके बाद इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का अच्छा वेटेज रहा है, फिर मिडिवल हिस्ट्री और कल्चर का अच्छा हो रहा है वेटेज, ज्योग्राफी और यूनेस्को से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, लेकिन है सब कुछ वही,
एनसीईआरटी है, ठीक है ना, सब वही है, सब कुछ बेसिक ही पूछा गया है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछा गया है, सब कुछ आपका बेसिक से ही पूछा गया है। तो इसलिए इधर उधर भागने से अच्छा है आप एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़िए, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, एनवायरनमेंट हो, आप पढ़ रहे हो उसे अच्छी तरीके से कर लीजिए आप। मतलब एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से बेस बना के पढ़िए और उसके बाद अपने उसके साथ में कोई स्टैंडर्ड बुक, साइड बुक लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी करंट इंटरनेशनल अफेयर्स हो रहे हैं और उसके सेपरेट नोट्स बना लीजिए, या मंथली आप मैगज़ीन, करंट अफेयर मैगज़ीन पढ़ते ही होंगे, वैसे हम आपको इसकी पूरी तैयारी कराएंगे। आपको उत्तराखंड जीके के भी वही सिलेक्टेड टॉपिक्स कराए जाएंगे जो पीसीएस, जो कि पीसीएस अपने एग्ज़ाम में पूछता है, और उसी हिसाब से आपको बिल्कुल इसी पैटर्न में, जिस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी पैटर्न में, उसी हिसाब से, उसी थीम बेस्ड अप्रोच आप अपनाई जाएगी और आपको तैयारी कराई जाएगी। चलिए, आज ये 60 क्वेश्चंस तक अब तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम 60 to 100 क्वेश्चंस लेंगे और उसमें देखेंगे और क्या पेपर में किस तरीके से आयोग ने क्या क्या बदलाव करके अप्रोच अपनाई है। तो चलिए, आज का सेशन उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा, और अगर अब तक के लेक्चरों में आपको कहीं भी कुछ किसी चीज़ में दिक्कत हो या किसी चीज़ में सुधार की ज़रूरत हो तो कमेंट कीजिए। हम और हमारी टीम आपके कमेंट का इंतज़ार करेगी और आपके दिए हुए सुझावों पर त्वरित संज्ञान लेने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।